नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम पेपर सॉल्यूशन में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी के उन क्वेश्चंस की जो आए थे यूपी पीसीएस 2019 के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। तो बने रहिए इस 10 मिनट की छोटी सी वीडियो के साथ अंत तक। तो बात करते हैं सबसे पहले सवाल की, यानी कि किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग यानी कि लेखा परीक्षक से अलग किया गया था तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा समिति तक रह गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1976 1976 वो साल था जब सीएजी से यह अधिकार छीन लिए गए थे कि वो एक प्राइवेट जो ऑडिटिंग फर्म्स होती हैं उनको ऑडिट करे, यानी कि सीएजी का जो काम रह गया था वो केवल सरकारी विभाग को ही ऑडिटिंग करना रह गया था। अगर हम बात करें सीएजी की तो इससे जुड़े बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे सीएजी जो होता है भारतीय संविधान में आर्टिकल 148 से 151 तक बताया गया है। सीएजी की जो अपॉइंटमेंट होती है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं और उसको हटाने का काम भी केवल प्रेसिडेंट का होता है। अगर हम इसके बात करें इसके टेन्योर की यानी कि इनके कार्यकाल की, तो इनका कार्यकाल 6 साल के लिए होता है या फिर 65 वर्ष की अधिकतम आयु तक होता है, जो भी पहले हो। सीएजी कभी भी पार्लियामेंट को एड्रेस नहीं करते हैं और कुछ ऐसी संस्थाएं होती हैं जिनको सीएजी ऑडिट कर सकते हैं। जैसे हम बात करें सेबी की, इरडा की और पीएफआरडीए की, ये ऐसी बॉडीज होती हैं जिनको सीएजी ऑडिट कर सकते हैं। अदरवाइज और किसी भी प्राइवेट एंटिटी को, किसी भी प्राइवेट संस्थान को सीएजी ऑडिट नहीं कर सकते। अगर हम बात करें इनके वरीयता क्रम की, यानी कि जिसको हम ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस कहते हैं, तो सीएजी का जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस होता है वो 9th में आता है और वो जैसे एक सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनके रैंक के बराबर स्थान रखते हैं। बार असल में परीक्षाओं में ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस यानी कि वरीयता क्रम भी पूछा जाता है इन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का। अगर हम बात करें वर्तमान सीएजी की, तो वर्तमान सीएजी राजीव महर्षि हैं। और यहाँ पर एक और बात भी बहुत निर्णायक है कि आरबीआई का जो ऑडिट होता है, उस आरबीआई एक हालांकि गवर्नमेंट संस्थान है पर उसका ऑडिट सीएजी नहीं कर सकते हैं। उसके लिए भारत सरकार द्वारा आरबीआई के ऑडिटर अपॉइंटेड किए जाते हैं एक आरबीआई एक्ट के द्वारा, यानी कि सीएजी आरबीआई को ऑडिट नहीं कर सकते हैं। ये बात एकदम ध्यान देने वाली है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? तो भारत में जो प्लान डेवलपमेंट था उसका विरोध करने वाले महात्मा गांधी जी थे। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसमें आपको 2 कथन दिए गए हैं और दोनों कथनों को आपको पहचानना है कि कौन सा कथन सही है। कथन नंबर ए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता। कारण क्या है इसका? संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्राप्त प्रदान करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए और आर दोनों सही है, पर जो कथन आर है वो कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता। देखिए, अगर इसके अगर हम कथन ए को देखें तो अनुच्छेद जो 30 है उसमें कहीं भी माइनॉरिटी शब्द को ढंग से डिफाइन नहीं किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 केवल 2 तरह के अल्पसंख्यकों की बात करता है, यानी कि माइनॉरिटीज की बात करता है। हालांकि उसमें केवल वो लोग जो भाषा के आधार पर यानी कि लिंग्विस्टिक हैं और वे लोग जो धर्म के आधार पर यानी कि रिलीजियस हैं, यानी कि रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को ही बताया गया है। वर्ग के लोगों को ये अधिकार दिए गए हैं कि ये किसी स्कूल कॉलेजेस को एडमिनिस्टर कर सकते हैं यानी कि चला सकते हैं, या फिर ये कोई इस्टेब्लिश कर सकते हैं यानी कि कोई नई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या किसी स्कूल को ये खोल सकते हैं। आर्टिकल 30 काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसके साथ साथ कुछ 2 आर्टिकल भी ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि आर्टिकल 29 और आर्टिकल 33। आर्टिकल 29 की अगर हम बात करें तो ये कहता है कि आप कोई भी भारतीय संविधान डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव नहीं करेगा कास्ट यानी कि जाति, धर्म, रेस और लैंग्वेज के बेसिस पे। फिर हम देखें आर्टिकल 33 को, जो और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये पार्लियामेंट को एम्पावर करता है, इनके पार्लियामेंट को शक्ति देता है कि वो इंडियन आर्मी और जो फोर्सेस होती हैं उनके फंडामेंटल राइट्स को एब्रोगेट कर सकती है, उनको रेस्ट्रिक्ट कर सकती हैं ज़रूरत आने पे। ये तभी आपने देखा होगा कि बहुत से जो फौजी होते हैं, जो पुलिस बल होते हैं, जो अर्धसैनिक बल होते हैं, उनको फ्रीली स्पीच करने की या कुछ बोलने की, ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलने के अधिकार नहीं होते हैं, क्योंकि ये पार्लियामेंट उनके अधिकारों को रोक सकती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये आपको बताना है। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। कथन 2 है, अलग होने की मात्र वकालत करने पर भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। देखिए, इसका ऑप्शन नंबर ए एकदम सही होगा, यानी कि भारतीय जो संघ है उसमें
सारे के सारे छोटे छोटे स्टेट से मिलके बना हुआ है, यानी कि कोई भी राज्य भारतीय संघ से अलग नहीं हो सकता है, ये एकदम गलत होगा। और जो दूसरा ऑप्शन है ये एकदम सही होगा। और जो दूसरा कथन स्टेटमेंट है, अलग होने की मात्र वकालत भी अगर कोई करता है तो उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच के अगेंस्ट छूट नहीं मिलेगी, ये एकदम गलत है। ऐसा नहीं कि अगर आप कोई ऐसी एक्टिविटी करें जिससे ये पता हो कि राज्य को अलग करना है तो इसको आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के दायरे में ये चीज़ नहीं आएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जगह गलत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही होगा केवल सही। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, इनको आपको मैच करना है। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, ये आपका स्टेट लिस्ट में आता है जो एकदम सही है। जनगणना यानी कि जो सेंसस होती है वो आपकी यूनियन लिस्ट में आती है, ऐसा होता है। अभी 2021 में भी जनगणना होने वाली है। तीसरा ऑप्शन है एलोकेशन ऑफ सीट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, और ये द्वितीय अनुसूची में है, ये गलत है। और फोर्थ वाला ऑप्शन है दल बदल विरोध यानी कि एंटी डिफेक्शन, जो कि 10th शेड्यूल में आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि गलत है। ऑप्शन नंबर सी यानी कि एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि जो सीटें होती है उनका निर्धारण एक डीलिमिटेशन कमीशन के थ्रू होता है, और वो डीलिमिटेशन कमीशन हमेशा गठित किया जाता है संघ सूची के द्वारा ही, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जगह गलत। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, यानी कि भारत के संविधान की जो 11वीं अनुसूची है उसमें कितने विषयों को शामिल किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची है जिसमें अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि गांव में कैसा शासन होना चाहिए, पंचायती व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, वो है, उसका वर्णन किया गया है। और इसमें करीब 29 विषयों को शामिल किया गया है। यहाँ पे 11th शेड्यूल और 12th शेड्यूल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये पंचायत की राज वाली टॉपिक्स हैं। और ये जो पंचायती राज था, जो 11th शेड्यूल था, वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया था 1992 में। और जो 12वां शेड्यूल था, 12वां जो अनुसूची थी, वो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से लाया गया था, यानी कि 11वें में था अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट, और 12वें में अगर हम बात करें तो उसमें था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और इसी के साथ हम देखें तो 11वें में जो पावर दी गई थी ग्राम पंचायतों को, वो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई दी गई थी, लैंड इंप्रूवमेंट से जुड़ी हुई दी गई थी कि कैसा भूमि का सुधार किया जा सके। यानी कि टोटल हम कह सकते हैं कि 11वां जो अनुसूची है वो ग्राम पंचायत से, और जो 12वीं अनुसूची है वो म्युनिसिपैलिटीज से जुड़ी हुई है। देखिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, 145 वाले क्वेश्चन को पेपर के, कि प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि जिसको पीएमओ के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं, तो यह 1977 में अस्तित्व में आया था, ऑप्शन नंबर ए। और स्टेटमेंट नंबर 2 है, इसका प्रधान कैबिनेट सचिव होता है, यानी कि कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि जो पीएमओ ऑफिस है वो बहुत पुराना है। और ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ये गलत है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो पीएमओ था वो इनिशियली क्रिएटेड इन द ईयर ऑफ 1947, वो 1947 में बनाया गया था पीएमओ। पहले इसको प्राइम मिनिस्ट्रियल सेक्रेटरी के नाम से भी जाना जाता था, उसके बाद इसको रीनेम किया गया और पीएमओ उसको 1970 में कहा गया। और ये जो पीएमओ होता था, यहाँ पे देखने वाली बात है कि इसके जो हेड होते थे वो होते थे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, यानी कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी इसको हेड करते थे, गवर्न करते थे। अगर हम आज के डेट में बात करें कि आज कौन प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, तो प्रमोद कुमार मिश्रा जी आज प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं जो पीएमओ को लीड करते हैं। देखते हैं पेपर के फिर 146वें क्वेश्चन को, यानी कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं। तो देखिए जो 6 शेड्यूल है उसमें बहुत से कुछ गिने चुने स्टेट्स हैं, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एकदम सही हो जाएगा। देखिए जो 6वां अनुसूची है वो इन 4 जो स्पेशल स्टेट्स हैं उनके ट्रेडिशनल हेरिटेज को बनाने के लिए बनाया गया था, और इसमें ये जो गिने हुए स्टेट्स हैं वो आते हैं। फिर हम देखते हैं 147वें क्वेश्चन को, यानी कि इसमें आपको सुमेलित करना है इन चीज़ों को। अगर हम देखें बंदी प्रत्यक्षीकरण, टू हैव द बॉडी ऑफ, जो एकदम सही है, हैबीस कॉपर जो होता है। फिर दूसरा होता है मैंडमस, ये होता है वी कमांड या वी ऑर्डर्स को बोलते हैं, ये भी एकदम सही है। प्रोहिबिशन टू बी सर्टिफाइड, ये गलत होता है क्योंकि ये सर्टियोरिटी होता है। और चौथा होता है को वारंटो, यानी कि बाई व्हाट अथॉरिटी यू आर गिविंग द ऑर्डर, तो ये भी सही है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है प्रोहिबिशन का, ये गलत है। देखिए ये सारी की सारी ये स्पेशल रिट्स दी गई हैं सुप्रीम कोर्ट को और कुछ और हाई कोर्ट्स को भी दी गई हैं, तो ये सारे के सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है पॉलिटी के सेक्शन में, और ये हमेशा ही किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं अलग अलग फॉर्म में, तो ये तो एकदम रटे हुए होने चाहिए। फिर हम देखते हैं 148 वाले क्वेश्चन को, कि धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो धन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 110।
धन विधेयक यानी कि मनी बिल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसके क्वेश्चन भी बहुत आते हैं एग्जाम में। और धन विधेयक से कुछ जुड़े हुए चीज़ें ये हैं कि ये हमेशा लोकसभा में ही रखा जाता है, यानी कि जो लोअर हाउस होता है उसमें ही रखा जाता है। कोई भी विधेयक धन विधेयक तब कहलाता है जब उसमें कुछ गिने चुने मटीरियल्स होते हैं, जैसे कि रिसिप्ट यानी कि कितना पैसा भारत सरकार को मिला है, क्या क्या भारत सरकार उसमें स्पेंडिंग करने वाली, किन जगह में करेगी, और जो नए टैक्स लॉज होंगे वो क्या होंगे, और गवर्नमेंट की जो बोरोइंग होगी, यानी कि गवर्नमेंट हम उधार लेंगे तो कितना उधार लेंगे, कैसे लेंगे, कहाँ कहाँ पे उसको खर्चा करेंगे, और ब्लैक मनी से जुड़े हुए जो भी प्रावधान बनाए जाते हैं या बनाएंगे वो भी सारे के सारे धन विधेयक में रखे जाते हैं। और धन विधेयक को लोकसभा ही पारित करती है। इसमें एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसका एक आर्टिकल, यानी कि आर्टिकल एक नंबर 109। ये आर्टिकल ऐसा होता है कि इस आर्टिकल लोकसभा को ये ऑप्शन होता है कि वो राज्यसभा की रिकमेंडेशन, यानी कि राज्यसभा की जो सलाहें होती है धन विधेयक के संबंध में, उसको या तो वो ले सकते हैं या नहीं ले सकते, यानी कि उन पे वो बाइंडिंग नहीं होता है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा जाता है कि आर्टिकल 109 क्या है, इसके बारे में बताइए। तो ये हमेशा मनी बिल से रिलेट करेगा और लोकसभा के संदर्भ में, यानी कि जिसमें लोकसभा को ज़्यादा पावर्स दी गई है। और साथ ही साथ केवल 14 दिन ही राज्यसभा मनी बिल को अपने पे रख सकती है। अगर उसमें वो कोई डिसीजन नहीं देंगे तो वो अपने आप कैंसिल भी हो जाता है। तो राज्यसभा का इसमें कोई रोल नहीं होता है मनी बिल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये थे वो इंडियन पॉलिटी के वो क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए थे 2019 के पेपर में और बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। ये छोटी सी वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी और इस वीडियो को पूरा अटेंड कीजिए, पूरा आपने देखा है उसको समझिए। ओके, टिल देन बाय।